गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम चर्चा करेंगे साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 के बारे में। किस लेखक का चयन साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए किया गया है? उनकी रचनाओं ने समाज को बृहद स्तर पर किस प्रकार प्रभावित किया है और उनकी लेखन शैली की क्या-क्या विशेषताएं हैं? आज इन सभी बिंदुओं पर हम विचार विमर्श करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। हाल ही में हंगरी के प्रसिद्ध लेखक लास्लो क्रास्नाहोरकाई को 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि किस लेखक को की गई है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, जो आरएस के प्रीलिम्स एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखक को देने की घोषणा की गई है? नोबेल पुरस्कार से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर बनता है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट अवार्ड है, अपनी तरह का विशिष्ट अवार्ड है। ध्यान से देखिए लेखक कौन है इस साल के 2025 के साहित्य के। लास्लो क्रास्नाहोरकाई ये हंगरी के हैं और इनका नाम जो है थोड़ा टिपिकल है, तो एक बार बोल लीजिए इसको। लास्लो क्रास्नाहोरकाई जो कि हंगरी के हैं, इनका चयन किया गया है साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए। इनकी विशेषता क्या है? इनके दूरदर्शी और कलात्मक रूप से असाधारण लेखन के लिए। इनका जो लेखन है वो दूरदर्शी है और कलात्मक रूप से असाधारण लेख है, तभी तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। सबसे पहले हम इनकी बुक्स देखेंगे, फिर इनकी जो लेखन शैली है उसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। इनकी पहली बुक जो थी, जो बड़े पैमाने पर जिसने लोकप्रियता हासिल की, वो थी सैटर्न टैंगो 1985 में जो पब्लिश हुई है। सैटर्न टैंगो 1985 में इस बुक के ऊपर एक मशहूर डायरेक्टर ने पिक्चर भी बनाई है। इसके बाद इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में है द मेलानकोली ऑफ रेजिस्टेंस 1989, द मेलानकोली ऑफ रेजिस्टेंस 1989, वॉर एंड वॉर 1999, वॉर एंड वॉर 1999, वॉर एंड वॉर 1999, सियोबो देयर बिलो ये 2008 में पब्लिश हुई थी। बैरन पेनकैम्प्स होमकमिंग जो कि 2016 में पब्लिश हुई। द लास्ट वुल्फ एंड हरमन जो कि 2013 में पब्लिश हुई थी। इसके अतिरिक्त डिस्ट्रक्शन एंड सोरो बीनीथ द हेवंस 2004 में पब्लिश हुई। डिस्ट्रक्शन एंड सोरो बीनीथ द हेवंस 2004 में पब्लिश हुई। इनकी एनिमल इनसाइड 2010 में पब्लिश हुई। एनिमल इनसाइड 2010 में पब्लिश हुई। अब हम इनकी लेखन की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि क्यों आखिरकार इनके लेखन की ऐसी क्या विशेषता थी कि इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तकनीक का उपयोग। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तकनीक का उपयोग। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतनता। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? चेतनता। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब जो इनका धारा प्रवाह है, लेखन का जो प्रवाह है वो सीधा चेतनता के प्रवाह के समान प्रतीत होता है। और दूसरे वाले जो पाठक हैं, जो पाठक वर्ग है, वो अपनी चेतना को इनके रचना के साथ जोड़ पाने में सहजता महसूस करता है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तकनीक का प्रयोग किया गया है। इस तकनीक में क्या होता है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो तकनीक होती है, इसमें लंबे लंबे सेंटेंस लिखे जाते हैं और जो कि धारा प्रवाह होते हैं उनमें एक तरह का फ्लो होता है। अपने जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनके विचार, उनकी भावनाएं, जो इंसिडेंट्स होते हैं, घटनाएं होती है, वो बिना रुके एक के बाद एक आपस में जुड़ते हुए कहानी का रिदम बनाती है, पूरा माहौल बनाती है और जो पाठक होता है उसको मानस दर्शन करवा देती है। पिक्चराइजेशन हो जाता है उसके दिमाग में। जैसे कि आप एक पुस्तक नहीं पढ़ रहे, आप साक्षात उसको पिक्चराइज अपने जो है इमेजिन कर सकते हैं। ये है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तकनीक। इसमें लंबे लंबे और प्रवाहमय वाक्य, आधा आधे पेज का एक एक सेंटेंस
इनके द्वारा लिखा जा रहा है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तकनीक का यूज करके। दार्शनिक गहराई, फिलोसॉफिकल डेप्थ, जितने भी जो दर्शन के विषय होते हैं जैसे मृत्यु, ईश्वर, समय, अस्तित्व, निरर्थकता, ऐसे विषयों पर इनकी जो रचनाएं हैं इनमें गहनता दिखाई देती है। इनकी झलक इनकी रचनाओं में मिलती है, जिसमें विशेषतः अस्तित्ववाद और निराशावाद। निराशा के माहौल में एक अस्तित्व किस प्रकार, मनुष्य जाति का अस्तित्व किस प्रकार बना रहता है निराशा के माहौल में। बार बार मानव जीवन में निराशाएं आती है, फिर भी मनुष्य अपने जीवटता के साथ अपने अस्तित्व को न सिर्फ बरकरार रखता है अपितु हर बार निखर कर बाहर आता है, उन समस्याओं का, परेशानियों का सामना करता है और एक नए व्यक्तित्व के रूप में उभरता है। तो ये अंधकार से अंधकार में प्रकाश की खोज करते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं एक फिलोसॉफिकल एलिमेंट, एक दार्शनिक तत्व देखने को मिलता है। अंधकारमय वातावरण, समाज का विघटन, इस तरह का जो डार्क लिटरेचर ये लिखते हैं, जो डार्क लिटरेचर लिखते हैं जिसमें कि समाज का विघटन है या हताशा है या नैतिक पतन है, इस तरह के तत्व प्रमुखता से इनके लिटरेचर में, इनके साहित्य में दिखाई देते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये देते हैं एक सीख, ये देते हैं एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद, एक नई आशा, जो मानव जाति को और अच्छा बनाती है, जो मानव जाति में और इम्प्रूवमेंट की बात करती है और डेवलपमेंट की बात करती है। एक कहानी में, हर कहानी में एक भय और अनिश्चितता का वातावरण रहता है। ये डार्क लिटरेचर क्यों है इनका? जो लास्लो क्रास्ना होर्काई हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता 2025 के, इनकी हर कहानी में एक भय और अनिश्चितता का वातावरण बना रहता है। हर कहानी में भय और अनिश्चितता कूट कूट कर भरी होती है। जैसे कि कोई सभ्यता है पतन के कगार पर ही खड़ी है। कभी पाठक को लगता है कि जो हमारी सभ्यता है पूरी की पूरी पतन के कगार पर ही खड़ी है, लेकिन तभी एक पात्र ऐसा निकल कर आता है जो उम्मीद की किरण दे जाता है, जो समाज को नई दिशा दिखा जाता है। रूपक और प्रतीकवाद, सिंबोलिज्म एंड एलिगरी, सिंबोलिज्म एंड एलिगरी, जो जिन पात्रों का ये चयन करते हैं अपने लेखन के लिए, वो पात्र सिंबल होते हैं, प्रतीक होते हैं, जो मानवीय गुण, विचारधारा, पाप, अच्छाई, बुराई, इन सब चीज़ों के प्रतीक होते हैं, इन सब चीज़ों को सिंबलाइज करते हैं, इन सब चीज़ों के रूपक होते हैं। जैसे हमने बात की थी सटन टांगो, जो इनकी पहली बुक थी, ये सटन टांगो 1985 में जो बुक पब्लिश हुई थी इनकी, इसमें जो गांव की कहानी है, गांव की कहानी के माध्यम से पूरे के पूरे समाज का चित्रण किया गया है। समाज में किस किस तरह के लोग देखने को मिलते हैं, अच्छाई बुराई किस रूप में विद्यमान है, बुराई किस तरह अच्छाई पे हावी होती है, लेकिन अंततः अच्छाई की ही जीत होती है। पूरी सभ्यता और समाज का जो है किस तरह से दांव पे लग जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अच्छे लोगों की वजह से पूरा समाज का अस्तित्व, जो एग्जिस्टेंस है उसका, वो विद्यमान है। ये देखने को मिलता है हमें सटन टांगो 1985 में जो बुक पब्लिश हुई थी उसमें। तो रूपक और प्रतीकात्मकता का इन्होंने प्रयोग किया है। सत्ता और अराजकता का चिंतन, सत्ता और अराजकता का, ये बताते हैं कि सत्ता कैसे लोगों को भ्रष्ट करती है। सत्ता पाकर तुलसीदास जी ने जैसे लिखा है कि प्रभुता पाही काहू मद नाही, मतलब जो जिसको प्रभुता मिल जाती है, जिसको पावर मिल जाती है, जिसको सत्ता मिल जाती है, तो किस व्यक्ति को प्रभुता पाने के बाद मद नहीं होता, सत्ता में जाने के बाद कौन सा व्यक्ति भ्रष्ट नहीं होता। उसी तरह से ये बताते हैं कि आखिरकार सत्ता पाने के बाद किस तरह से व्यक्ति भ्रष्ट होता है। और अराजकता, जो एनार्की होती है, जिस तरह की हमको एनार्की नेपाल में देखने को मिली हाल ही जेएनजी आंदोलन के दौरान, जिस तरह की एनार्की हमको श्रीलंका में देखने को मिली, बांग्लादेश में देखने को मिली, इस तरह की जो अराजकता है वो सभ्यताओं को निगल जाती है। सभ्यताओं का पतन, सभ्यताओं के मूल्यों का पतन, नैतिकता का पतन इस अराजकता के कारण होता है। ये अगर इनका बुक्स में देखें तो द मेलानकोली ऑफ रेजिस्टेंस, मेलानकोली ऑफ रेजिस्टेंस, फेरन वैन कैम्प्स होम कमिंग,
मेलानकोली ऑफ रेजिस्टेंस और बैरन वेनकैम्स होमकमिंग। इन पुस्तकों में जो अराजकता और भ्रष्टाचार के बारे में देखा जा सकता है। कला और आध्यात्मिकता का संगम। इन्होंने कला को आध्यात्मिक मुक्ति का माध्यम बताया। कला को क्या बताया इन्होंने? लास्लो क्रास्ना होर्काई क्या बताते हैं कि कला जो होती है वो आध्यात्मिक मुक्ति का माध्यम होती है, और बात सही भी है। कोई संगीत के माध्यम से, कोई भजन गाकर ईश्वर की सेवा में लगा हुआ है। जो भक्ति मार्ग है इसमें कोई पेंटिंग के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से, पेंटिंग हो सकती है, सितार वादन हो सकता है, या गायन हो सकता है, किसी भी प्रकार से किसी भी कला की अभिव्यक्ति आपको आध्यात्मिक मुक्ति की तरफ ले जा सकती है। किसी भी प्रकार से कला की जो अभिव्यक्ति है वो आध्यात्मिक मुक्ति की तरफ ले जा सकती है। तो कला का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। कला के लिए इन्होंने कहा है कि जब सब कुछ नष्ट हो रहा हो तब भी कला और करुणा जीवन में अर्थ ला सकती है। जब सब कुछ नष्ट हो रहा हो तब भी कला और करुणा हमारे जीवन में अर्थ ला सकती है। समझ पा रहे हैं आप इस सेंटेंस को? इनकी जो लेखन का सार है वो क्या कह रहा है कि जब सब कुछ नष्ट हो रहा है तब भी हमें इतनी सृजनात्मकता होनी चाहिए, हमें इतनी जीवटता होनी चाहिए कि हमें इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम पुनः वापस से सब कुछ खड़ा कर लेंगे अपनी सृजनता के बल पे। और मानव जाति कई बार विनाश के कगार पे जा पहुंची, लेकिन मानव जाति ने बार बार अपने आप को वापस से उसी, न सिर्फ उस मुकाम तक आके बताया है बल्कि उससे आगे जाके बताया है। इसका उदाहरण, साक्षात उदाहरण जापान है, जहाँ पे हर साल सैकड़ों भूकंप आते हैं, लेकिन वो फिर अगले साल फिर उठ खड़े होते हैं और फिर उसी जीवटता के साथ अपने जीवन का सामना करते हैं और उन्हीं प्राकृतिक संघर्षों पर विजय पाते हैं। तो जब सब कुछ नष्ट हो रहा हो तब भी कला और करुणा जीवन में अर्थ ला सकती है। इनकी लेखन शैली को अगर हम देखें तो इसमें पूर्व का दर्शन जिसमें कि ईस्ट में भी विशेषता जो बौद्ध दर्शन है, जो नास्तिक दर्शन है, बौद्ध दर्शन और पश्चिमी विचारधारा में काफ्का और नीत्शे जैसे दार्शनिकों का मिश्रित विचारधारा इनकी देखने को मिलती है। अगर हम संक्षेप में बात करें लास्लो क्रास्ना होर्काई के लेखन शैली की, तो मानव सभ्यता के अंधकार में इनकी अर्थ की खोज का प्रयास है। मानव सभ्यता का अंधकार कौन सा है? जो वर्तमान में मानव समाज में विद्यमान कुरीतियां हैं, जो आपसी जलन, आपसी ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति युद्ध की भावना देशों में जो चल रही है, जो जातिवाद है, नस्लवाद है, विभिन्न तरह के भेद हैं, काले गोरे का भेद है, ऊंच नीच है, ये सब मानव सभ्यता के अंधकार हैं जो मानव को एक पायदान पे, सभी मानवों को एक पायदान पे नहीं आने देते, सबको समानता बराबरी का अधिकार नहीं देते। उनमें इनका लेखन कहीं ना कहीं अर्थ की खोज करता है, उसमें भी कहीं ना कहीं सकारात्मकता ढूंढने की कोशिश करते हैं। इतनी सब जो विपरीत और प्रतिकूलताएं हैं समाज में विद्यमान हैं, समाज में नकारात्मक वातावरण है, उसमें से भी ये अंततः सकारात्मकता की बात करते हैं, सकारात्मकता की खोज करते हैं। प्राइमा फेसी इनका जो लेखन है, इनकी जो लेखन शैली है वो नकारात्मक लगती है। इनका जो साहित्य है वो डार्क लगता है, कि ये नकारात्मकताओं को ज़्यादा प्रमुखता से बताते हैं, लेकिन उस नकारात्मकता को दिखाने के पीछे छुपी होती है सकारात्मकता। किस तरह से इस जो गंभीर स्थिति है, ये जो विषमताएं हैं, ये प्रतिकूलताएं हैं, इनमें से हम बाहर कैसे आ सकते हैं ये बताते हैं। इनके जहाँ पे शब्द कविता बन जाते हैं, वाक्य ध्यान बन जाते हैं और कथानक दर्शन में बदल जाता है। तो बड़ी ही गहरी जो है इनकी लेखन शैली है, जिसने समाज के एक बहुत बड़े तबके को प्रभावित किया है। इसीलिए इनका चयन नोबेल पुरस्कार के लिए किया गया है। हमारे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इम्पोर्टेंट बात है वो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 पाने वाले लेखक का नाम क्या है? हंगरी देश से आते हैं ये, लास्लो क्रास्ना
और काय जिनके दूरदर्शी और कलात्मक रूप से असाधारण लेखन के लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आई होप आपको आनंद आया होगा, मज़ा आया होगा। ऐसे ही और टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए दिग्गज एकेडमी के साथ। धन्यवाद।